जी डियर, अब चले जाते हैं हम पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11 से। रूल नंबर 11 हमारे पास बात करता है वेयर द पार्टीज एग्री टू अ कंप्रोमाइज और कंसिलिएशन इफेक्टेड बिटवीन देम अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10। ठीक है, हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के अगर आप सेक्शन देखेंगे 10 सब सेक्शन 3, ठीक है, और हमारे पास सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, ये क्या बात करता है? ये बात करता है हमारे पास सेक्शन 10 बात करता है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। अगर हमारे पास कोई केस फाइल होता है उसके बाद आती है WH, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर बात आती है प्री ट्रायल पर कि आओ इनको बिठाओ दोनों को, अगर दोनों पार्टी अगर आपस में बन जाए तो यही मामला रफा दफा कर देते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर कंप्रोमाइज़ यहाँ पर जो है पॉसिबल है, कंप्रोमाइज़ अगर सक्सेसफुल होता है, या फिर जब टाइम आ जाए हमारे पास कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, आप सेक्शन 12 देखेंगे तो वो बात करता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, मतलब जब फैसले की बारी आ जाए, उस एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद भी जो है कोर्ट एफर्ट्स करती है कि दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह हो जाए। कोर्ट दोनों पार्टीज को कहती है आए आप बन जाएं। ठीक है, तो ये कहती है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के टाइम पर या प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के वक्त अगर दोनों पार्टी के दरमियान अगर कंप्रोमाइज रिकन्सिलिएशन बन जाती है, द कोर्ट शैल पास अ डिक्री और गिव डिसीजन इन द सूट इन टर्म्स ऑफ कंप्रोमाइज और कंसिलिएशन, मतलब कंप्रोमाइज के अंदर डिक्री पास होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? रूल हमारे पास 11 यही बात करता है। ठीक है, एग्रीड, ठीक, कंप्रोमाइज एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज एज केस में बी। और रूल नंबर 12 क्या बात करता है? रूल नंबर 12 बात करता है, रूल नंबर 12 का 1 सब रूल 1 बात करता है वेयर द प्लेंटिफ और हिज प्लीडर मेक्स डिफॉल्ट इन अपियरिंग बिफोर द कोर्ट द सूट में बी डिसमिस इन डिफॉल्ट। अगर कोई प्लेंटिफ है, फॉर एग्जांपल ए है, ए ने सूट दाखिल किया बी पर, मगर ए जो है प्लेंटिफ कोर्ट में अपियर नहीं हो रहा या फिर इसका प्लीडर अपियर नहीं हो रहा, तो इनके हमारे पास अपियर ना होने की वजह से सूट क्या कर दिया जाता है? सूट डिसमिस कर दिया जाता है इन डिफ़ॉल्ट। अगर इन डिफ़ॉल्ट अगर सूट डिसमिस कर दिया जाए, उनको रीस्टोर करने के लिए आपके पास 30 डेज़ का टाइम दिया गया है। कितना दिया गया है? हमारे पास सब रूल 1 कहता है कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपका सूट जो है वो डिसमिस किक हो जाएगा, मतलब इन डिफ़ॉल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? और रूल हमारे पास 12 का सब रूल 2 क्या बात करता है? सब रूल 2 बात करता है द कोर्ट में रिस्टोर अ सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट ऑन सफिशिएंट कॉज शोन ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 30 डेज ऑफ द डिसमिसल इन डिफॉल्ट। अगर कोई डिसमिस हो जाए डिफॉल्ट में तो आप हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स रूल्स हमारे पास उसके जो है 1965 के रूल 12 के सब रूल 2 के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एप्लीकेशन देने के जो टाइम पीरियड है, लिमिटेशन है, वो 30 डेज़ है। ठीक है, और आपने सफिशेंट काज बताना है, सफिशेंट काज कि आपने क्यों अपियर नहीं हुए थे, आप कोर्ट में क्यों नहीं आए थे, वो आपने सफिशेंट काज भी बताने हैं। उसके बाद चले जाते हैं हम रूल नंबर 13 पर। रूल नंबर 13 क्या बात करता है? रूल नंबर 13 बात करता है कि एक्स पार्टी डिक्री और प्रोसीडिंग्स कि एक्स पार्टी जो हमारे पास डिक्री है या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, में फॉर सफिशिएंट काज शोन बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री और डिसीजन, कि इसके अंदर टाइम दिया गया है कि अगर एक्स पार्टी कोई डिक्री हो जाए, कोई प्रोसीडिंग्स हो जाए, तो फिर उसको सेट असाइड करने के लिए, सेट असाइड मतलब उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो कितना टाइम पीरियड दिया गया है? 30 डेज दिया गया है। लिमिटेशन कितनी दी गई है? 30 डेज। यहाँ तक बात क्लियर है? अब रूल चले जाते हैं हम रूल नंबर 14 पर।
रूल नंबर 14 बात करता है कि एवरी जजमेंट और आर्डर शैल बी रिटन बाय द प्रिजाइडिंग जज आर फ्रॉम द डिक्टेशन ऑफ सच जज, कि जो भी जजमेंट है, ठीक है ना, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद लिखेंगे या फिर उनकी डिक्टेशन में लिखे जाएंगे ऑफ सच जज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट आर इन इंग्लिश, या फिर जो भी कोर्ट की लैंग्वेज है, जैसा कि हम पंजाब में अगर देखें तो उर्दू में लिखा जाता है, पेवर उर्दू में, और उसके अलावा या फिर इंग्लिश में। एंड शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द जज एंड ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट, ठीक है। और मतलब जो हमारे पास जजमेंट हुई है, जो फैसला हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जजमेंट हुई है, ये फैसला हुआ है, इनके ऊपर डेट भी लिखी जाएगी कि क्या डेट है, और इसके जज के साइन भी होंगे। और हमारे पास जो कानून के अंदर बताया गया है कि प्रोनाउंस की जाएगी ओपन कोर्ट में जब डेट होगी। फॉर एग्जांपल हेयरिंग हो गई, जजमेंट पर आ गया, जजमेंट पर डेट रख दी गई, कौन सी डेट रख दी गई, फॉर एग्जांपल 15, फॉर एग्जांपल 20, हमारे पास कौन सी है, अभी चल रहा है मई, 20 मई 2023 डेट रख दी है कि जजमेंट अनाउंस होगी। और इस तारीख को प्रोसीडिंग्स तो यही है, जो हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो यही है कि दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाए, उनके वकील भी हो, और उनके सामने ये जज जो है ये फैसला पढ़कर सुनाए कि ये फैसला आपके अगेंस्ट में हुआ है, ये आपके फेवर में हुआ है, मतलब ये फैसला हुआ, ये तरीक़ेकार। मगर यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, बस जजमेंट की डेट रखी जाती है, पार्टियाँ आए ना आए फैसला हो जाता है। ये बात क्लियर है आपकी, यहाँ तक समझ में आता है। ओपन कोर्ट में अनाउंस करना है जज को, ठीक है। सब रूल 2 बात करता है। रूल 1 क्या कह रहा था कि हमारे पास जो हमारे पास जजमेंट है या फिर जो भी डिसीजन है कोर्ट का वो रिटन होगा, ठीक है, और साइन वगैरह होगा, जो भी होगा, और ओपन अनाउंस होगा ओपन कोर्ट में, ठीक है, अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। सब रूल 2 क्या बात करता है, सब रूल 2 बात करता है जजमेंट एंड आर्डर्स विच आर अपीलेबल शैल कंटेन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कि जो भी ऐसी जजमेंट्स है या फिर जो भी ऐसे आर्डर्स हैं जिनकी अपील बनती है, ठीक है, जो भी उनकी अपील बनती है तो फिर उनकी पॉइंट्स लिखनी है डिटर्मिनेशन की, कौन कौन से पॉइंट है डिटर्मिनेशन के लिए, द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजंस इन ब्रीफ फॉर द डिसीजन, और जिनके बुनियाद पर आपने जो जजमेंट दी है, जो फैसला सुना है, उनका रीजंस भी आपने उनके ऊपर देना है, ठीक है। क्या करना है, उनकी जो है हमारे पास ब्रीफ जो है ब्रीफ रीजन देने हैं, रीजंस इन ब्रीफ, रीजंस इन ब्रीफ, स्पेशली उन जजमेंट्स, उन डिसीशंस का जिन जजमेंट्स की अपील जो है अवेलेबल हों हमारे पास लॉ के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चले जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। अगर यहाँ तक किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।